तो जितना स्ट्रक्चर वायरस का कॉम्प्लिकेट होगा उतना ही वायरस डेडली होगा, उतना ही वो डिजीज कॉजिंग होगा, उतना ही वायरस पैथोजेनिक होगा। अगर उसमें सिर्फ कैप्सिड होगा, न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रहा होगा, तो वायरस को किल करना आपकी इम्यून सिस्टम के थ्रू या किसी भी एंटीवायरल एजेंट के थ्रू आसान होगा। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस HIV वायरस का है, कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर है, तो इतना ही उसको किल करना मुश्किल है। डिफरेंट कवरिंग्स मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोटेक्टिव कोर्स मौजूद हैं, कैप्सिड भी है, एनवेलप भी है, स्पाइक्स भी है, एनवेलप प्रोटीन भी है, तो उसको किल करना ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से HIV इज अ डेडली और फैटल डिजीज एज कम्पेयर्ड विद नॉर्मल कफ और कोल्ड, जो कि वायरस की वजह से, किसी नॉन एनवेलप्ड वायरस की वजह से हो जाता है। टू स्ट्रक्चरल कैप्सिड, टू टाइप्स है कैप्सिड की, या तो वो हेलिकल फॉर्म में होगा जैसे कि ये है, और जैसे कि वो इकोसाहेड्रल फॉर्म में होगा। इकोसाहेड्रल फॉर्म में मींस कि उसकी 2 साइड्स होंगी और उसके 12 कॉर्नर होंगे, 20 साइड्स विद 12 कॉर्नर, इसको इकोसाहेड्रल, या तो वो हेलिकल शेप का होगा इस तरीके से। नेक्स्ट है जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। जर्नल स्ट्रक्चर में वायरल एनवेलप, मोस्टली एनिमल वायरसेस, ज्यादातर एनिमल वायरसेस में एनवेलप मौजूद हो। तो अगर हम कंपेयर करें प्लांट वायरसेस से, तो एनिमल वायरस में एनवेलप मौजूद होगा जो कि एनिमल डिजीज कॉज करेंगे, एनिमल्स में डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी। These envelopes are acquired when the virus leaves the host cell. मीन्स जब वायरस माइग्रेट हो रहा होगा होस्ट सेल से, या होस्ट सेल में ही एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा होगा, मैच्योर हो रहा होगा। ड्यूरिंग दिस मैच्योरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस, वायरस को मजीद एनवेलप कवर कर लेगा। अगर वो एनवेलप वायरस नहीं है तो एनवेलप उसको हासिल हो सकेगा आपके होस्ट सेल से, यानी कि जो होस्ट सेल्स की प्रोटीन होंगे वो उसका एनवेलप बना लेंगे। तो वो कुछ कंपोनेंट होस्ट सेल का लेके, वो कुछ कंपोनेंट होस्ट सेल के प्रोटीन का लेके अपने ऊपर एक कवरिंग चढ़ा लेगा, और वो कवरिंग काम आएगी एज एनवेलप। तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग लीविंग द होस्ट सेल, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाते हुए, मैच्योर होते हुए, मजीद डेडली होते हुए, डिजीज कॉजिंग होते हुए, वो एनवेलप को एक्वायर करेगा, मींस हासिल करेगा। एक्सपोज्ड प्रोटीन्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द एनवेलप आर कॉल्ड एक्सपाइस। स्पाइक्स कौन से होंगे? वो प्रोटीन जो कि एक्सपोज होंगे आउटसाइड से, यानी कि दूसरे सेल से नियर बाय एक्सपोज हो रहे होंगे, कुछ पॉइंटेड होंगे कॉर्नर्स कि जो एनवेलप प्रोटीन हो या स्पाइक्स कहलाए जाएंगे, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। These spikes are used for the attachment of virus to the host cell. तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये जो प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल वायरसेस हैं, ये स्पाइक्स हैं, ये स्पाइक्स क्या करेंगे? अटैचमेंट बनाएंगे, ये रफ स्टेट होंगी और फिर ये रफ सेल के साथ जाके ये अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगी, स्टिकनेस प्रोवाइड करेंगी, और ये अच्छी अटैचमेंट रखेंगे वो वायरसेस के जो स्पाइक्स या एनवेलप बेयरिंग होंगे, तो वो पकड़ के और अटैच करके अडेयर करके रखेंगे होस्ट सेल्स को। तो कैप्सिड मेड बाय मेनी आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट आर कॉल्ड कैप्सोमर। जैसे मैंने पहले बताया था, प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल यूज होता है जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए, इधर DNA और RNA। मे बी इन्वॉल्व इन सेल एंट्री, सेल एंट्री में इन्वॉल्व होगा, यानी कि होस्ट सेल में जब एंट्री कर रहा होगा वायरस, उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी कैप्सिड की। प्लस सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज होगा, 50% ऑफ वेट, यानी कि वायरस का जो 50% वेट है वो अमूमन कैप्सिड पे मुश्तमिल होता है। इतनी मिकदार होती है कैप्सिड की। एनवेलप्ड या नॉन एनवेलप्ड, दोनों वायरसेस में कैप्सिड मौजूद होगा, किसी भी काइंड के वायरसेस में। उसके अलावा एनवेलप लिपिड कंटेनिंग मेम्ब्रेन होगी, लिपिड कंटेनिंग या प्रोटीन कंटेनिंग मेम्ब्रेन, जो कि मोस्ट केसेस में होस्ट सेल की ही जो सेल वॉल है उसी से ही एनवेलप बन जाएगा। जैसे मैंने बताया, होस्ट सेल की ही जो ड्यूरिंग मैच्योरेशन प्रोसेस अगर एनवेलप वायरस नहीं है तो फिर वो एनवेलप एक्वायर करेगा होस्ट सेल से, होस्ट सेल की जो कवरिंग होगी लिपिड की, फॉस्फोलिपिड्स की। लोकेटेड आउटसाइड द कैप्सिड, ये एनवेलप कैप्सिड के आउटसाइड लोकेट होगा
और ये एनवेलप एक्वायर होगा मोस्टली ड्यूरिंग वायरल मैच्योरेशन, जब वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ माइग्रेट कर रहे होंगे, मैच्योर हो रहे होंगे वायरसेस। अब आ जाइए नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कैप्सिड एंड एनवेलप। क्या फंक्शन है कैप्सिड का या एनवेलप का, और वो क्यों यूज होते हैं, हम क्या पर्पसेस है। तो डिफरेंट टाइप्स के कैप्सिड है, डिफरेंट टाइप्स के एनवेलप मौजूद है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायरस, डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट सेल, जिससे आप यहाँ पे देख रहे हैं कैप्सोमर से मुश्तमिल एक कैप्सिड मौजूद है। अच्छा, फंक्शन ऑफ कैप्सिड और एनवेलप, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड का काम क्या है, प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को when the virus is outside of the host cell, especially जब होस्ट सेल के बाहर होगा और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज हो रहा होगा आपके इम्यून सिस्टम से या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर से, तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा कैप्सिड। helps to virus bind to the cell surface and assess the penetration of viral DNA or RNA into suitable host cell. हेल्प करेगा वायरस की कि वो दूसरे सेल से, होस्ट सेल से जाके सरफेस के साथ जाके बाइंड हो, पेनिट्रेट करे अपना जेनेटिक मटेरियल सुटेबल होस्ट सेल में। कॉम्प्लेक्स वायरसेस की जैसे यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर आप देखें, कॉम्प्लेक्स वायरसेस की टाइप मैंने बताई थी आपको कि कॉम्प्लेक्स वायरसेस में ये पॉक्स वायरस है, ये है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इट हैज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। एटिपिकल वायरसेस या कॉम्प्लेक्स वायरसेस होंगे जो टिपिकली नॉर्मली मौजूद नहीं होते और जिनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। पॉक्स वायरसेस लैक अ टिपिकल कैप्सिड, पॉक्स वायरसेस में वो टिपिकल कैप्सिड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता और एक डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन मौजूद होती है, लिपोप्रोटीन्स। तो पॉक्स वायरस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड एटिपिकल एंड आर यूजुअली इस काइंड के होते हैं जो नॉर्मली वायरस नहीं होते। नॉर्मली वायरस में एक कैप्सिड मौजूद होता है लेकिन उनमें वो टिपिकल कैप्सिड की लेयर नहीं होती है, उसके बजाय उनमें क्या मौजूद होता है, डेंस लेयर होती है कुछ प्रोटीन्स की, लिपोप्रोटीन्स की। और जैसे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बैक्टीरियोफेजेस भी आएंगे, उनका पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड पॉलीहेड्रल होते हैं और ये हेलिकल टेल होगी, शीट होगी, कॉलर होगी और उसके साथ ये टेल पिन्स और बेस प्लेट मौजूद होगी जो नॉर्मली हम नहीं देखते। तो ये कॉम्प्लेक्स में पॉक्स वायरसेस आ जाएंगे और बैक्टीरियोफेज वायरसेस आ जाएंगे। तो ये वो वायरसेस हैं जो नॉर्मली उनका स्ट्रक्चर दूसरे वायरसेस से रिजेंबल नहीं कर रहा होता। न्यूक्लिक एसिड क्यों यूज होता है, न्यूक्लिक एसिड वायरल जीनोम में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए मौजूद होगा, नेवर दोनों में से कोई एक लाजमी मौजूद होगा, या तो वो डीएनए वायरस कहलाया जाएगा या तो वो आरएनए वायरस कहलाया जाएगा। कैरियर जीन्स नेसेसरी टू इन्वेट द होस्ट सेल, भी कैरियर जीन्स होंगे इनमें इन्वॉल्व जो होस्ट सेल को इन्वेट करने में यानी कि डिजीज कॉज करने में, किल करने की कैपेबल होंगे। रीडायरेक्ट सेल एक्टिविटी, रीडायरेक्ट करेंगे अपने हिसाब से सेलुलर एक्टिविटी को, रीडायरेक्ट मींस ऑल्टर कर देंगे उसकी एक्टिविटी, चेंज कर देंगे उसकी एक्टिविटी और न्यू वायरसेस बनाएंगे उसी होस्ट टिश्यूज में, उसी होस्ट सेल्स के अराउंड। नंबर ऑफ जीन्स वेरीज फॉर ईच टाइप ऑफ वायरसेस, फ्यू टू 100। नंबर ऑफ जीन वेरी करेंगी, अगर कॉम्प्लिकेट वायरस होगा, बड़े साइज का वायरस होगा, उसमें लाजमी नंबर ऑफ जीन ज्यादा होंगी, 100 तक भी चली जाएंगी, वरना 4 to 6 जीन्स एटलीस्ट मौजूद होती हैं इन एनी काइंड ऑफ वायरसेस। न्यूक्लिक एसिड की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, या तो डीएनए वायरसेस होगा या तो आरएनए वायरस होगा। डीएनए वायरस होगा तो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होगा, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, मोस्ट केसेस में डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर होगा या तो लीनियर फॉर्म में मौजूद होगा। हाँ, आरएनए वायरसेस में यूजुअली सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होती है और सम केसेस में डबल स्ट्रैंड भी मौजूद होती है, मगर वो सेगमेंट होंगे आरएनए पीसेस, ज्यादातर सेगमेंटेड होते हैं, टुकड़ों में होते हैं आरएनए पीसेस। तो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम रेडी टू इमीडिएट ट्रांसलेशन आर पॉजिटिव सेंस आरएनए। तो दो काइंड के यहाँ हमने आरएनए वायरसेस में पैटर्न्स देखे, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड अगर जीनोम होगा आरएनए का तो वो फौरन आपको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेगा, फौरन से वो इमीडिएट ट्रांसलेशन के लिए रेडी होगा, उसको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जैसे ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम
बनेगा, वो फौरन से इमीडिएटली ट्रांसलेट हो जाएगा और उसको कहेंगे आप पॉजिटिव सेंस आरएनए, ट्रांसलेट करेगा मैसेज इमीडिएटली। और अगर वो नेगेटिव सेंस आरएनए होगा तो मींस वो सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम कन्वर्ट होनी है पहले प्रॉपर फॉर्म में, उस फॉर्म में कि वो पॉजिटिव हो जाए और फिर वो सिग्नल को या ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सके, सिग्नल को ट्रांसफर कर सके। तो आप पॉजिटिव एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मस्ट बी आप पॉजिटिव वन। वो अगर नेगेटिव सेंस आरएनए होगी तब भी उसको कन्वर्ट होना होगा इन दैट फॉर्म, इन दैट पॉजिटिव सेंस आरएनए टू ट्रांसलेशन, टू परफॉर्म ट्रांसलेशन एंड टू ट्रांसमिट और कन्वर्ट द मैसेज। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है होस्ट रेंज एंड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मींस जैसे मैंने आपको पहले बताया वायरस या होस्ट इंटरेक्शन, वायरस का किसी भी होस्ट के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो यूजुअली स्पेसिफिक होता है, नैरो होस्ट रेंज। क्योंकि टिश्यू ट्रॉपिज्म मौजूद होता है। जैसे कि आपने टर्म पढ़ी है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। इसका मतलब है फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, लाइट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, जियोट्रॉपिज्म में लैंड के अकॉर्डिंग, अर्थ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव जो है वो फीडबैक होता है। तो वायरसेस का जो फीडबैक है वो होस्ट सेल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मेन जो इसका इंटरेक्शन है वो टिश्यू स्पेसिफिक है। अगर मैं कोशिश करूं किसी भी सेल की कि वो किसी भी वायरस की कि वो जाके आपके हेपेटिक एरिया में या किडनी एरिया में डिजीज कॉज करे, तो हर वायरस की ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो स्पेसिफिसिटी दिखाए और हर वायरस ही हेपेटो किलिंग मैकेनिज्म जो है वो परफॉर्म करे, या हर वायरस जो है वो आपकी ब्रेन सेल्स की किलिंग नहीं करेगा। सिर्फ स्पेसिफिक वायरस होंगे वही ब्रेन सेल की किलिंग कर सकेंगे, स्पेसिफिक वायरस होंगे जो कि हेपेटिक सेल की किलिंग कर सकेंगे या हेपेटिक सेल में डिजीज ट्रांसफर कर सकेंगे। तो ये आपकी सेल्स की भी जो है वो स्पेसिफिसिटी है, इस आपके सेल की भी स्पेशलिटी है कि वो सेल अलाउ कर रहे हैं किसी भी एक खास काइंड के वायरस को कि वो आके उन पे अटैक करे या एक्ट करे या उन पे डिपेंड करे। तो ये आपके सेल्स की भी स्पेसिफिसिटी है प्लस ये वायरस की भी स्पेसिफिसिटी है कि वो डिजीज कॉज करे उस खास काइंड की। मीन अगर मैं किसी और वायरस को कहूँ, फर्स्ट करें मैं HIV वायरस को ये चाहूँ कि वो जाके कोई ब्रेन डिजीज कॉज करे या वो हर्पीस कॉज करे या वो HIV कॉज करे, तो वो वायरस वो डिजीज कॉज नहीं कर सकेगा क्योंकि इसमें सिर्फ ये कैपेबिलिटी होगी कि वो डिस्ट्रॉय कर सके, वो किल कर सके या वो डिपेंड हो सके हेपेटिक सेल्स में। इसी तरीके से हेपेटिक सेल्स भी किसी ऐसे वायरस को अलाउ नहीं करेंगे कि जो किसी और काइंड की डिजीज कॉज करने के केपेबल हो, तो हेपेटिक सेल्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई HIV वायरस है या कोई हर्पीस वायरस है या रेबीज वायरस है तो आपके लिवर सेल को उन वायरस से फर्क नहीं पड़ेगा। रेबीज को कहाँ फर्क पड़ेगा, आपके ब्रेन से, ब्रेन सेल्स को इफेक्ट पड़ेगा रेबीज वायरस से। तो टिश्यू ट्रॉपिज्म यही मैकेनिज्म है कि टिश्यू ही अलाउ नहीं कर रहा वो डिजीज कॉज करने के लिए, अगर टिश्यू अलाउ कर रहा है तो वो टिश्यू ट्रॉपिज्म जो है वो पॉजिटिवली जा रही है। जैसे कि इस वीडियो में आप देखें कि ये सेल जो है अंदर जाने की कोशिश तो कर रहा है उस सेल उस एरिया में, उस होस्ट साइट पे, लेकिन फिर वो रिपेल आउट हो रहा है। क्यों रिपेल आउट हो रहा है? क्योंकि उसकी वो स्पेसिफिसिटी या वो स्पेशलिटी उसकी नहीं है। ठीक है,